हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आज हम पुनः जो है क्लास 10 के मैथ लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो है इसके पहले वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर से पर्पज से आपके बेटर पेपर होंगे, क्वेश्चन है आपके। तो हम चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। लिखा है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमको कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य का मतलब होता है इसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे एक एक को, और इस तरह तोड़ना है कि वो या तो स्वयं या किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, स्वयं और एक से विभाजित हो केवल। तो हमें जैसे पहला हमारा क्या है, 6 और 20 है। तो यहाँ 6 जो दिया गया है तो हम देखते हैं 6 को अगर तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 × 3। क्योंकि अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो अभाज्य संख्या जो 2 है आपकी एक अभाज्य संख्या और 3 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। और 2 को केवल या तो 2 से काटा जा सकता है या तो फिर आपका 1 से। तो हमारा 6 को हो जाएगा 2 × 3। और आप देख रहे हैं यहाँ गुणनखंड विधि से भी है आपका। और यहाँ 20 देखते हैं तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 इस तरीके से। तो 2 दूना 4 और 4 पंचे आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर इसका बात करते हैं मासा, तो मासा जो निकालना है आपको एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो एचसीएफ आप जानते हैं कि जो ऐसा फैक्टर या ऐसा संख्याएं जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो आपका। जैसे इसमें हम देखते हैं 2, इन दोनों में आपका क्या है, 2 कॉमन है, इसलिए क्या होगा आपका ये 2 मासा होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका जो एचसीएफ है आपका 2 आएगा। और एलसीएम का मतलब ये होता है आपका, अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम का मतलब ये होता है जो दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हों, जो संख्याएं हैं उसमें जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं दिया गया है, उसके बाद जो कॉमन नहीं दिया गया है उसको भी लिखना है। जैसे इसमें 3 है तो इन दो, इसमें 3 नहीं है आपका तो इसे भी लिख लीजिए। उसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ 2 है आपका और उसके बाद यहाँ क्या है आपका 5 है। तो इसे जब इंटू करते हैं तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो इसका जो लासा और मासा आया, तो आपका जो मासा आया आपका 2 आया और एलसीएम जो आया आपका 60 आया। इतना आपका आता है तो ये कंप्लीट होता है। अगर उत्तर की जांच की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मासा को लासा से गुणा करा देते हैं, लासा गुणे मासा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणे आपका क्या हो जाएगा 20। तो मासा यहाँ जो मिला है 2 मिला है और लासा जो आपको मिला है वो 60 मिला है। और 6 गुणे आपका यहाँ क्या हो जाएगा 20। और 6 को जब यहाँ से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ जब इंटू करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 120। इसका मतलब ये हुआ हमने जो लासा और मासा निकाला है अभी, वो दोनों लासा और मासा दोनों क्या है, एकदम राइट आंसर है। तो आपकी इसका जो इस क्वेश्चन का जो लासा है आपका वो 60 है और जो मासा आपका है वो क्या है 2 है, यानी एचसीएफ आपका 2 और एलसीएम आपका 60 होगा। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो सेकंड, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 6, 12 और 72, 6, 12 और 72 का आपको क्या करना है, लासा और मासा निकालना है। और इसको भी कह रहे हैं गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो जैसे अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए विकल्प देते हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं कि गुणनखंड विधि या कोई भाग विधि, जो आपको आता हो उस तरीके से आप लागू कर सकते हैं मासा और लासा ज्ञात करने के लिए। तो हमारा जो होगा आपका यहाँ पर देखते हैं 6 को हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ में टूटेगा 2 × 3। और 12 को जब तोड़ेंगे हम तो 2 × 2 × 2 दूना 4, 4 3 12। और 72 को अगर तोड़ा जाए तो जैसे आप देखिए 72 यहाँ लिखा है तो 12 × 72 होता है आपका। तो 12 × 72 होता है तो आप लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तैया 72। जैसे आप अगर इस तरह नहीं तोड़ पाते हैं तो आप कहीं बगल साइड में जैसे 72 लिख लीजिए ऐसे, और उसके बाद इसे काटिए 2 से डिवाइड। गुणनखंड विधि का मतलब, इसका मतलब भाग विधि का मतलब होता है आप भाग दे रहे हैं टोटल। इसमें अगर देखते हैं तो जब इसको काटते हैं तो यहाँ 36 आ जाएगा और यहाँ फिर देखते हैं तो यहाँ 18 आ जाता है। 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमें 9 मिलता है और 3 से काटते हैं 3 3 का 9 और 3 1 के 3। आप देखेंगे इन्हीं सबका गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 72। तो हमें मासा निकालना, पहले लासा व मासा, इन दोनों संख्याओं क्या करना है आपको, लासा और तीनों संख्याओं का लासा और मासा निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ अगर देते हैं तो इसमें जो कॉमन होगा आपका तीनों में, एचसीएफ की यही खासियत है कि जितनी भी संख्या है सब में कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर हमें कॉमन जो मिलता है 2 मिलता है और यहाँ पर देखते हैं हमें जो मिलता है वो क्या मिलेगा 3। तो यहाँ 3 हो जाएगा और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 दूना आपको मिल जाएगा
6। और एलसीएम की बात करते हैं अगर हम, तो एलसीएम अगर देखते हैं, तो एलसीएम की बात अगर किया जाए तो एलसीएम इसमें जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जैसे यहाँ 2 कॉमन है 2 ले लीजिए, और 3 भी कॉमन है 3 ले लीजिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, ठीक है ना, जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको। लेकिन एलसीएम की एक खास बात ये भी है कि अगर 3 या 4 संख्या है तो कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं इन दोनों में भी आपका क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में आपका 3 कॉमन है, नहीं ये हो चुका है, इसको नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 2 लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा। फिर से देखिए, यहाँ 2 ऑलरेडी कॉमन है 2 हो गया, और 3 यहाँ कॉमन है 3 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है 2 हो जाएगा आपका। अब ये 3 वाला आपका पहले हो चुका है, ये 2 बच रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 3 बच रहा है, ये 3। अब टोटल क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे हम। तो यहाँ मिलेगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तैया 72। ये आपका क्या हो जाएगा, 72। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 72। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि अगर संख्याएं दी गई हैं तो आपका जो मासा होगा, जो संख्याएं हैं वो मासा क्या होगा, जो इस संख्याएं दी गई हैं इसमें से सबसे छोटी संख्या जो होगी वो मासा होगी, या फिर उससे और छोटी। यानी कहने मतलब बड़ी संख्या आपका मासा नहीं होगा, और लासा जो होता है या तो सबसे बड़ी संख्या या इस संख्या से भी बड़ी होगी, वो आपका लासा होता है। जैसे यहाँ पर क्या मिला आपको, 72 मिला। तो आप अगर नोट करना हो तो नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा आपका। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़, वो आपका समांतर श्रेणी से है, तो हम समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 9 7 5 3 डॉट 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 कह रहे हैं कि 9 7 5 3 का कौन सा पद, का कौन सा पद, कौन सा पद -19 होगा। कह रहे हैं कौन सा पद आपका इसमें -19 होगा। तो आपको देखना है कि -19 वाला पद कौन सा होगा। तो हम यहां लेते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर हल में लेते हैं हम, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हम मानते हैं कि हमने माना nवां पद -19 होगा। हमने माना कि nवां पद क्या होगा हमारा, -19 होगा। अब इसमें हम अगर देखें तो ये हमारा जो श्रेणी बनी है जो 9 है, ये हमारा प्रथम पद है। यहाँ जो होगा हमारा a बराबर 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद से हम प्रथम पद घटा देते हैं। तो जब 9 से 7 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको -2, इतना हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं ये नवा पद क्या है आपका, -19, यानी nवां पद आपका जो क्या होगा वो आपका 19 होगा। तो हम यहाँ देखते हैं तो जो an दिया गया है, an वो क्या है हमारा -19 है। यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, -19 है। अगर फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला जो हमारा अप्लाई होगा वो हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपका क्या होगा, अप्लाई होगा an बराबर a प्लस n-1 डी। तो an की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो -19 हो जाएगी, बराबर a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n छोड़ देंगे, और d का मान जो दिया गया है वो -2 दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं जो आपका 9 है ये माइनस में, सॉरी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -19 -9 ये हो जाएगा। और जब 2 को यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ n से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2n, और ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा आपका +2। अब 19 -19 और 9, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, -28, और यहाँ ये प्लस में ये भी आएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -2n, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -30 बराबर आपका होगा -2n। अब यहाँ देखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो है आपका गुणा का चिन्ह है, तो -2 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -30 अपान -2 इक्वल n, 2 1 के 2 आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15। तो हमारा जो n की वैल्यू निकलती है वो आती है आपकी कितनी, 15। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि 15वां पद जो होगा वो क्या होगा हमारा -19 होगा। इसमें जो श्रेणी दी गई है, पहला पद 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, और डॉट डॉट अगर 15वां पद देखेंगे तो -19 आएगा। तो इस का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, n बराबर 15।
तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो n बराबर हमारा 15 होगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका जो है 1 तारीख को आपका मैथ पेपर है। और अपने पूरे होश हवास जुनून के साथ लग जाइए मैथ के पेपर में। कम से कम आपका जो है, आपका जो ये पेपर होगा वो 70 नंबर का है। इसमें आप प्रयास कीजिए, 70 में 70 प्रयास करना है आपको। वो बात अलग है 1-2 नंबर कट जाए, लेकिन प्रयास आपको भरपूर होना चाहिए, पूरा पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, हम इसे साफ करते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11 जो श्रेणी दी गई है, कह रहे हैं 11 प्लस आपका 15, 11 प्लस 15 प्लस 19 डॉट 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 का 18 पदों का योग। इसमें कह रहे हैं कि 18 पदों का क्या चाहिए आपको, योग, यानी योग फल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। आपकी जो श्रेणी दी गई है, जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी हमारी एपी जो दी गई है, वो 11 15 19 डॉट डॉट कह रहे हैं 18 पदों का, यानी क्रम से ऐसे अगर देखा जाए कैसे कह रहे हैं। तो अगर श्रेणी देखें हम, तो एपी इक्वल जो श्रेणी बनेगी हमारी 11 15 19 डॉट डॉट ऐसे बन जाएगी। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो पहला पद जो हमारा होगा ए बराबर वो 11 हो जाएगा। डी का मान देखते हैं अगर हम, तो डी का मान होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात आप कहेंगे 4। और यहाँ पर यन बराबर अगर देखा जाए तो यन बराबर यही आपका होगा, जितने पद का मान निकालने के लिए कह रहे हैं 18 पदों का योग, वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका यन हो जाएगा। इतना आ गया आपका। अब योग चाहिए, योग के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, फार्मूला अप्लाई जो करेंगे हम इस सवाल में, तो इस सवाल में जो फार्मूला होगा हमारा वो हो जाएगा आपका एस एन बराबर एन अपान टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस एन हमें 18 पदों का योग चाहिए, तो एस 18 बराबर यहाँ हो जाएगा एन की वैल्यू आपकी 18, तो 18 रख देंगे, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 11 है, 11 प्लस एन की वैल्यू आपकी 18 दी गई है, 18 रखिए माइनस 1, और डी की वैल्यू जो दी गई है 4, आप 4 रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब 4 रखते हैं तो उसके बाद जब इसे हल किया जाता है तो देखते हैं 2 1 के 2, 2 9 18, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 11 को 2 से गुणा करते हैं तो 11 दूना 22 हो जाता है हमारा, और उसके बाद 18 से एक लेस करते हैं तो हो जाएगा 17, 17 गुणे 4, आपको इतना हो जाएगा। तो यहाँ 9, अब यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 17 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 17 चौको आपको हो जाएगा 68, आप क्या हो जाएगा 68। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10 0 और 6 2 8 1 9, 9 आ जाएगा आपका 90। और यहाँ देखेंगे 9 आगे आपका इंटू में है, इनको जब गुणा करेंगे तो 9 9 81, अर्थात आप कह सकते हैं कि 18 पदों का योग जो होगा हमारा, 18 पदों का जो योग हो रहा है वो 810 हो रहा है। हमारा 18 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा, 810 हो रहा है। तो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा। और हम योग के लिए और थोड़ा सा देखें, अगर योग के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, वैसे इस क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर अंतिम पद देते हैं तो हम अप्लाई करेंगे n अपान टू ए प्लस आपका यल, या फिर n अपान टू ए प्लस ए एन। आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को भी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका अंतिम पद देना हो चाहिए। आपका क्या चाहिए, अंतिम पद। जैसे ये आपका अंतिम पद है तो ये अंतिम पद होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जिसकी अधिकता ज्यादा हो उसे ही हम बहुलक कहते हैं। जिसकी अधिकता ज्यादा होगी वो क्या होगी, हमारी बहुलक होगी। जैसे इसमें क्या दिया है 2, तो यहाँ देखते हैं 2 की जो संख्या है वो 2 ही बार है। यहाँ 3 देखते हैं, 3 की संख्या जो है 2 बार है। और 7 की संख्या देखते हैं तो 1 2 और 3। तो इसमें अगर बहुलक की बात जिक्र किया जाएगा तो इसमें बहुलक जो होगा आपका 7 होगा। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। जिसकी संख्या भी ज्यादा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। तो इसमें बहुलक जो आपको आया है वो क्या आया है, आपका 7। इसमें क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहे हैं पासे को, तो आपको पता है पासे में जो है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। किसी पासे में कितने अंक होंगे आपके? 6। कह रहे हैं एक बार उछाला जाता है, तो एक बार उछालेंगे तो या तो आपका 1 आएगा, या आपका 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5 या 6 आएगा। कह रहे हैं अभाज्य संख्या। अब इसमें जो अभाज्य संख्या देखते हैं, तो हम यहां देखेंगे पासे पासे को उछालने पर संभव अभाज्य संख्याएं। तो जो संख्या आपकी संभव है उसमें से क्या होगी आपकी, या तो 2 आएगी, या 3 आएगी, और या तो 5 आएगी। तो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि संभव अनुकूल जो घटनाएं हमारी हैं वो 2 3 5 इन्हीं में से कोई एक होगी। अगर देखा जाए कुल संभव घटनाएं, यानी कुल जो घटनाएं हैं हमारी अनुकूल घटनाएं, कुल अनुकूल घटनाएं जो हमारी हैं वो कितनी होंगी? टोटल 6 होंगी। टोटल जो घटनाएं हमारी वो 6 होंगी। अब बात आती है प्रायिकता की। तो अगर प्रायिकता की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो प्रायिकता हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? संभव घटना जो आपकी है अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना कितनी है आपकी? 1 2 3। टोटल कितनी हो जाएगी? 3। और यहाँ पर जो अनुकूल घटनाएं हैं, कुल अनुकूल घटनाएं जो आपकी हैं वो क्या हो जाएंगी? 6। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 1/2। हमारा पहला विकल्प आपका ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 बड़ी संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आपको भी हमने बताया टोटल जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और 6। आप कह रहे हैं इसमें बड़ी संख्या प्राप्त करना है। तो अगर आपको बड़ी संख्याएं प्राप्त करनी है, तो बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो बड़ी संख्याएं हमारी जो होंगी, बड़ी संख्याएं, तो जो बड़ी संख्याएं होंगी तो हम क्या देंगे? ये पीछे से 3 आपकी, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी संख्या कह रहे हैं, तो 6 होगा, 5 होगा और 4 होगा। तो बड़ी संख्याएं जो होंगी हमारी 4 5 और 6 होंगी। ये हो गया आपका। और टोटल कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। यानी कुल घटनाएं जो होंगी आपकी यहाँ पर, कुल घटनाएं जो होंगी हमारी, तो कुल घटनाएं कितनी होंगी? 6। अब बात आती है प्रायिकता की। तो प्रायिकता इसका भी आंसर जो है 1/2 ही आएगा। तो प्रायिकता की जो बात आती है, तो इसमें देखते हैं टोटल जो बड़ी संख्याएं कितनी है आपकी? 4 5 6 यानी 3 है। तो यहाँ पर 3 और आपकी टोटल जो हो जाएगी 6। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अर्थात कहने का मतलब ये है बड़ी संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो आपकी क्या हो जाएगी? 1/2 मिलती है। और उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना है, कोई भी प्रायिकता हो, प्रायिकता सदैव एक से ज्यादा नहीं होगी। आपके अगर कहीं मिलता है विकल्प में कि किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो आप कह सकते हैं 1। कोई भी घटना हो आपकी 1 से ज्यादा नहीं होगी, प्रायिकता सदैव 1 होती है। और अगर उसमें मान लीजिए घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता अगर आती है, तो 1 में से आप उसी को लेस कर दीजिए, या घटित होने की प्रायिकता लेस कीजिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों का समांतर मार्ग जो होगा हमारा, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर मार्ग जो है 45.6 किलोग्राम है। तो कह रहे हैं कि योगफल क्या होगा। कह रहे हैं कि 10 व्यक्तियों का भार का समांतर मार्ग जो है 45.6 है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 8वां क्वेश्चन कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है। तो व्यक्तियों के भार का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है योगफल, ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि समांतर माध्य अगर निकालना है हमको, तो हम कौन सा अप्लाई करते हैं सूत्र?
लिखते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल। तो पदों का योगफल बटे लिखते हैं यहाँ पर पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो अगर हमें योगफल लागू करना निकालना हो तो हम क्या करेंगे, योगफल निकालना हो तो हम करते हैं यहाँ पर कि पदों का योगफल बराबर आपका हो जाएगा समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमें कह रहे हैं योगफल, तो कह रहे हैं व्यक्तियों का भार, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल व्यक्तियों के योगफल, भार का योगफल बराबर, यहाँ लिखते हैं हम भार का योगफल बराबर तो हमें मिलता है समांतर माध्य 45.6, तो यहाँ रखते हैं 45.6 गुणे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी 10 है, तो अगर हम क्या करें 10 से इसी को गुणा कर दे, दशमलव हट जाएगा तो हमें मिलेगा 45 यानी 456। जो आपका भार आएगा वो कितना आएगा 456। अगर ये किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम, और ग्राम में आपका ग्राम में होगा तो ग्राम। तो हमें टोटल मिलता है कितना 456। तो हमें मिलता है 456 केजी, आप रख लीजिए इसको, तो किलोग्राम हमें टोटल मिलेगा 456। तो आप कह सकते हैं 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है। अगर योगफल निकालना है तो योगफल बराबर होगा समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। तो यही होगा हमारा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 456। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, कह रहे हैं समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमको निकालना कितना क्या है समांतर माध्य। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो है टेबल बनी हुई है आपको टेबल दिया गया है इसमें। तो अगर हम टेबल देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो टेबल है यहाँ x y आपका इस तरीके से दिए हैं। तो इसमें है आपका इतना दिया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू दी गई है 10, 30, 50, 70, इतना है 10, 30, 50, 70 और 89 दी गई है। और यहाँ पर कितना दिया गया है 89 दिया गया है। और अगर यहाँ देखते हैं जो है बारंबारता जो दी गई है f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हमारे में दी है 7, 8, 10, 15 और 10, इतना दिया गया है इस तरीके से। तो हमें मालूम है अगर इस तरह मिलता है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं f(x) की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे f(x) की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो हम निकालेंगे पहले f(x) की वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि f और x का हम क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं। तो हम निकालेंगे जब 10 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 70 और 8 3 24 240, ये हो जाएगा 50 और 15 से गुणा करेंगे तो 15 शून्य शून्य और 15 सत्ते 105, 1050 और इसे गुणा करेंगे 890। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर योग निकाल लेते हैं लास्ट में। वैसे हम इसको इस तरह से क्षैतिज के रूप में बनाए हैं, इसको चाहे तो आप ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं। तो हम लास्ट में क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे यहाँ पर 8 7 15, 15 10 25, 25 5 30, 10 40, 10 50, टोटल हमारा योग जो आया f की वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी आपकी 50 आएगी। अगर इसको जोड़ते हैं ये वाला तो 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। 9 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 23 और 23 और 7 30 के 0 आपका हो जाएगा और आपको आएगा 3 हासिल। 8 8 2 10, 8 और 3 हासिल थी, 8 2 10 11 हो जाएगा, 11 12 13, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर हासिल आई 1 और ऐसे ऐड देखते हैं तो यहाँ पर एक और मिलता है तो 1 हासिल और ये मिलाकर हो जाएगा 2300। टोटल हमें जो f(x) की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है f(x) की वैल्यू जो मिली हमें वो 2300 मिली सिग्मा f(x) और f की वैल्यू जो मिली हमें कितना मिली 50। हमें निकालना है समांतर माध्य, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर माध्य इक्वल समांतर माध्य x बार इक्वल जो होगा वो सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f होगा, हमारा ये होगा। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो दी गई है सिग्मा f(x) की वैल्यू जो दी गई है
वो 2300 दी गई है, बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, 0 0 काट देंगे, और जब 5 से काटेंगे तो 5 इक्के 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 इक्के 5, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, बचा 3, 5 छक 30। तो इसका जो समांतर माध्य हमें मिला वो मिला 46। इसका समांतर माध्य जो मिल रहा है हमें वो टोटल मिल रहा है 46। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको कितना होगा, 46 होगा। इस सवाल में थोड़ा सा एक जगह मिसिंग कहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। आपको जब 7 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 8 24 240 में, ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए 50 को जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 500 होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या होगा 500, और ये हो जाएगा 1050, ये 890। यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिर से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0, ये आपका हो जाएगा 0, 8 आपका ये 9 और 5 14, और 14 4 18। फिर से देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 9 5 14, और यहाँ 14 4 18, 18 और 2 20, 5 25, ये आपका इतना हो जाएगा। हासिल आई 2 और 8, हासिल 2 10, 10 और 5 15, 16 17, ये आपका हो जाएगा 17, हासिल आई 1 और 1 यहाँ आपका हो जाएगा 2, ये आपका आएगा 2750। देखिए एक शब्द की वजह से क्या हुआ, आपका गलती हो गई। अब ऐसे देखना है आपको, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि आपके ऊपर पहली बात तो प्रेशर होगा, वहां पर प्रेशर होगा। यहाँ तो मान लो यहाँ पर संशोधन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर संशोधन नहीं हो पाएगा आपका। यहाँ पर एफ की वैल्यू हमें मिली 2750, और यहाँ पर जो आपकी एफ की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 50। और अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें समांतर माध्य जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ हो जाएगा 2750 बटे आपका 50। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 55 25 और 55 25, अर्थात कहने का मतलब ये है इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 55। इसके पहले 46 आ गया था। अब देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर हमने 50 लिख दिया था तो उसका आंसर जो आ रहा था 46 आ रहा था, और अब की 500 होने पर अब क्या है आपका 55 आया। तो इसका समांतर माध्य जो होगा वो क्या होगा, 55 होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो आप देख रहे हैं फिगर है, यहाँ बना 2 फिगर बनाए हम, इसमें जो फिगर दिया है तो इसमें कह रहे हैं कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कह रहे हैं पी क्यू की लंबाई क्या होगी, आपको निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा अगर देखते हैं तो ये वाला सीधा यहाँ चलाता है, और इसे देखते हैं तो ये एक स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श रेखा पर क्या होता है, केंद्र से डाला गया लंब वो क्या होगा आपका लंब होता है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं आप 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो अगर देखें 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। ये जो आपका है PQO एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। तो समकोण त्रिभुज का अगर रूप ले रहा है तो आपको पता होगा इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें कौन सी है आपकी सबसे बड़ी भुजा, OQ है। तो OQ का वर्ग यानी कि आपका हो जाएगा OQ का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। जैसे PQ है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं PQ का वर्ग प्लस और आपका हो जाएगा OP का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा OP का वर्ग, ये हो जाएगा। OQ की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। PQ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, रहने दीजिए। और OP की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 के स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और यहाँ पर PQ स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 55 25 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ जो 25 है ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, 144 माइनस आप हो जाएगा 25, और आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब इसमें जब घटाते हैं तो ये आता है हमको, एक उधार लेंगे हो जाएगा ये 14, 14 में से 5 हो जाएगा 9, और यहाँ बचा 13, 13 में से 2 जाएगा तो बचेगा 13 में से आपका एक जाएगा हो जाएगा 11। अब इधर देखते हैं स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ आएगा PQ, अर्थात आप कह सकते हैं PQ की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। आप कितना कह सकते हैं, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर इसका है वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आपका है कि आपका जो दिया गया फिगर यहाँ पर देखिए, तो ये एक आपका वृत्त है और यहाँ एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या डाला गया है, 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं।
और आपको पता है जब स्पर्श रेखाएं होती हैं तो वो जहां पर स्पर्श करेंगी उस पर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती हैं। यानी कि ये जो त्रिज्याएं हैं दोनों इस पर लंब होंगी और ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अब इसमें जो पूछ रहे हैं ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितने अंश की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, तो पूछ रहे हैं कि एंगल QOR इक्वल कितना है यहाँ पर। अगर देखें तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज के रूप में दिखाई देगा आपको, एक चक्रीय चतुर्भुज में। और इसमें क्या होता है, सामने सामने भुजाओं का जो सामने सामने जो कोण है, यानी आमने सामने कोणों का जो योग होगा वो 180 होना चाहिए। इसमें आमने सामने कोणों का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, 180। तो आपका हो जाएगा QPR, तो यहाँ लिखेंगे एंगल QPR प्लस, और यहाँ लिखेंगे QOR, तो यहाँ हो जाएगा QOR बराबर 180। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं QPR आपको ध्यान देना, जिस कोण का मान दिया होगा उसको हम सदैव बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 46 अंश दी गई है और हमें QOR की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 180, 46 प्लस में है उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा निगेटिव। QOR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 46, और जब 46 घटाएंगे 180 से तो यहाँ लेंगे हासिल, हासिल हो जाएगा यहाँ 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा आपका 7, 7 से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ बच रहा 1। अर्थात आप कह सकते हैं कि QOR का जो मान होगा, QOR का जो मान होगा वो आएगा 134 अंश। अर्थात आप यहाँ लिखेंगे 134 डिग्री, आपका यहाँ आएगा 134 अंश। आपका इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, कह रहे हैं कि मैदान में खड़ी एक मीनार है आपकी, इसे आप लोगों ने नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आपकी 12वां क्वेश्चन होगा। हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर मीनार की 75 मीटर मीनार की ऊंचाई से, कह रहे हैं से अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जो है यहाँ 30 अंश है दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कार और मीनार के आधार की दूरी ज्ञात करना है। कार से मीनार के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाइए 75 मीटर ऊंची एक मीनार, और यहां पर क्या कीजिए, कुछ दूर पर एक कार खड़ी कर दीजिए। मान लिया हमने कार। अवनमन का मतलब होता है जब ऊंचाई से नीचे की ओर रखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर रखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो इसका मतलब यहाँ कोई है जो क्या कर रहा है कि नीचे की ओर देख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर आप क्या है 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो आपको ध्यान देना है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखाएं होंगी। जब यहाँ 30 अंश कोण बन रहा है तो इसके आधार यानी यहाँ पर भी आपका क्या होगा 30 अंश कोण बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए ABC और यहाँ कर दीजिए D। तो मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है 75 मीटर, यहाँ पर क्या 75 मीटर। इसकी आपको क्या निकालनी है, बीच की दूरी। हमने माना, यहाँ पर लिखेंगे माना कार से मीनार के आधार की दूरी बराबर x मीटर। आप क्या हो जाएगा x मीटर। और कह रहे हैं कि मीनार की जो ऊंचाई दी गई है, मीनार की ऊंचाई h बराबर 75 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो आपकी दी गई है h बराबर या AB बराबर आप कह सकते हैं कितना है आपकी 75 मीटर है यहाँ पर।
तो हमें 75 मीटर, हमें कह रहे हैं कि आपको x की वैल्यू निकालना है। तो हम इसे देखते हैं, ये लंब है और नीचे वाला आधार है। लंब और आधार जब देखेंगे तो हमें 10 की सारणी में जो है आपको लंब और आधार मिलता है या तो कॉट में। तो इसमें जो लागू करेंगे हम त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में जो लागू करेंगे, हम लागू करेंगे tan थीटा बराबर आपका AB बटे BC। तो थीटा की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर 30 डिग्री दी गई है, 30 अंश बराबर AB का मान है आपका 75 मीटर। तो ये हो जाएगा 75 मीटर बटे नीचे हो जाएगा x मीटर आपका। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 बराबर यहाँ हो जाएगा 75 बटे x, और x को जब क्रॉस इंटू कराएंगे तो x और √3 को हम 75 से इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 75 इंटू √3। तो आपका इतना मीटर होगा आपका मीनार से कार के बीच की दूरी। तो हमें जो मिलेगा 75 √3 मीनार से आपका जो है ये चीजें। तो हमें कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा 13 नंबर, कह रहे हैं कि 4√3 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, पूछ रहे हैं कैसी संख्या, कह रहे हैं 4√3 कैसी संख्या। तो आपको देखना है 4√3 कैसी संख्या है। तो आपको बताया है हमने कि परमीय और अपरिमेय, परमीय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परमीय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 आपका क्या है, परमीय संख्या है, और √3 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। दोनों गुणा करते हैं 4√3 मिलता है। तो आपको ऐसा आंसर पता हो गया होगा कि क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। अब आगे चलते हैं, हम लिखते हैं 14 नंबर। तो हमें दिया गया है कि 98 का गुणनखंड है। तो आप देखेंगे 98 का गुणनखंड क्या होगा, 98 का गुणनखंड क्या होगा। तो 98 को आप क्या करेंगे, इसे काट लीजिए। जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 49, ऐसे काट लीजिए, 2 चौकाट 1 बचा 18, 2 9 18 आप हो जाएगा। और 7 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 1 7। तो इसका जो होगा, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 7 की पावर 2। तो इसका जो आंसर आएगा 2 गुणे 7 की पावर 2। तो इसका आंसर मिलेगा हमें 2 गुणे 7 की पावर 2। ये वाले क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। आपको याद होगा tan 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 बटे √3। tan 60 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी √3। tan 45 की वैल्यू जो होती है कितना 1, और tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। और tan 0 की वैल्यू जो होगी आपकी मालूम है 0 होता है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश इक्वल क्या होगा। क्वेश्चन मार्क, कह रहे हैं साइन 60 स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर साइन 60 अंश की वैल्यू अगर देखें हम, जब मान रखा जाए तो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर लगा है तो पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1/2 होगी और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा आपका, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ देखते हैं दोनों का हर क्या होगा बराबर होगा, हो जाएगा 4, और 3 से जब 1 घटाएंगे हो जाएगा 2, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो हमको यहाँ इसका आंसर मिलता है 1/2। अगर देखते हैं साइन की सारणी में अगर 1/2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो शायद आपकी कितनी होनी चाहिए, साइन 30 अंश की वैल्यू आपकी है जो है 1/2, और ये कॉस 60 अंश की वैल्यू भी है। तो आपको बताना हमें कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, और tan 45 अंश की वैल्यू क्या होगी, और आपको मिलेगा कॉट 45 अंश की वैल्यू। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइन कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, tan 45 वैल्यू क्या होगी, और कॉट 45 अंश की वैल्यू क्या होगी। आपसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आप इसका आंसर एकदम राइट आंसर बताते हैं। तो आप लोगों ने आज का जो है देखा कि 15 क्वेश्चन आपका जो समागार था जो है, टोटल क्वेश्चन हमारे जो थे 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको मिलेंगे हम पुनः अगले वीडियो में। तो आप लोग क्या कीजिए, इससे जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन कीजिए,
उसके बाद जो है बढ़िया इत्मीनान के साथ जाकर के 1 तारीख को बढ़िया पेपर दीजिए इत्मीनान से।